नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसेल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज एक नए सेगमेंट के साथ, आधुनिक इतिहास के साथ, जी हाँ, बहुत प्रारंभ से लेकर बिल्कुल आज़ादी तक चलेंगे। आधुनिक इतिहास, आपको पता है परीक्षा में सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है इतिहास, और इतिहास में सबसे प्यारा होता है आधुनिक इतिहास। और प्यारा मतलब सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार का पेपर हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बहुत बड़े लेवल का हो। तो मैं साथियों मीडियम लेवल में चलूँगा, क्योंकि बहुत छोटे लेवल चलना माने रट्टा मारना, और ये ऐसा सब्जेक्ट है आधुनिक इतिहास कि आप अगर रट्टा मारते हैं तो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर बहुत बड़े लेवल में चलते हैं तब फिर वही होगा कि आपके जिस लिहाज से आप तैयारी कर रहे हैं शायद मज़ा न आए। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं पढ़ना, वो भी देखना है हमको। तो हम लोग चलेंगे आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का प्रारंभ साथियों आपको सबको पता होगा कहाँ से होता है, जब विदेशी शक्तियाँ भारत में आती हैं। ठीक है, विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन, और खास करके विदेशी में यूरोप का भारत में आगमन। यूरोप साथियों, हमको पता है पृथ्वी पर हमारे 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप माने अलग अलग विशेषताओं के आधार पर भूखंड बांट दिया गया है। जितनी पृथ्वी हमारी है ना, तो द्वीप होता है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ छोटा खंड, महाद्वीप बड़ा हो जाता है। तो पृथ्वी पर हमारे भूगोलवेत्ताओं ने हमारे इस पृथ्वी को 7 खंडों में बांटा है। सातों में सबको पता है ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया, ये अफ्रीका, और ये यूरोप। ठीक है, ये यूरोप, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो बर्फ वाला क्षेत्र है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और हमको पढ़ना यूरोप। यही यूरोप एक ऐसा महाद्वीप जिसको ये लगता था कि मनुष्य जाति सिर्फ वहीं रहती है, मानव सिर्फ वहीं रहते हैं। सही बात है, उस समय इतनी सभ्यता नहीं पनपी थी। वो लोग समुद्री शक्ति के बड़े मालिक थे, माने उनके पास जहाज थी, समुद्री जहाज थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वॉयज यात्रा नहीं किया था उन्होंने, समुद्री यात्रा। इसलिए उनको लगता था कि बस यहीं पर दुनिया है, कहीं निकले नहीं थे। सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए कि विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन, तो यूरोप के साथ तो हुआ नहीं, वो तो बहुत पहले से हो रहा था। कभी सिकंदर ने आक्रमण किया, कभी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, लेकिन ये लोग आते थे और लूट कर चले जाते थे, है ना। तैमूर लंग ने आक्रमण किया, चंगेज खान ने आक्रमण किया, सब ने किया, लेकिन आए, लूटे और चले गए। किसी का रहने का यहाँ इरादा नहीं था। एक लोगों का इरादा हुआ, मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी 1192 में हमारे अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, वो कहानी आपको शायद पता होगा सबको। और यहाँ पर जस्ट गोरी माने ने कुतुबुद्दीन ऐबक को रख करके गुलाम वंश की नींव डाली। तो यहाँ पर गुलाम वंश रहे, खिलजी वंश रहे, तुगलक वंश रहे, सैयद वंश रहे, लोधी वंश रहे, और मुगल वंश भी रहे। लेकिन अंतर क्या है कि इन लोगों ने भारत को चाहे लूटा हो चाहे जो किया हो, लेकिन भारत को अपना देश समझा, यहीं पर रह गए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद सारा अपने देश में भेजते थे, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, लेकिन अब अकबर, बाबर, हुमायूं, आप जिस भी रूप में देखिए उनको, नेगेटिव रूप में देखिए, आप विलेन के रूप में देखिए, आप हीरो के रूप में देखिए, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत को अपना देश समझा। ठीक है, बाबर ने भले ही बाबरनामा में भारत के बारे में ऊटपटांग लिखा हो, लेकिन कम से कम यहीं रह गया। बाबर के बाद हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, सब लोग यहीं पर रह गए। लेकिन एक समय ऐसा आ रहा था, 16वीं शताब्दी, या ये कहिए कि हाँ जी हाँ, 15वीं शताब्दी का बिल्कुल खात्मा और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अब यूरोप वालों को लगा कि चलिए थोड़ा सा हम लोग बाहर निकला जाए, हो सकता हो कुछ और जगहों पर सभ्यता हो। जैसे आज हम लोग एलियंस के चक्कर में रहते हैं कि किसी और ग्रह पर जीवन है, उसी प्रकार यूरोपियों को लगा कि चलिए
बाहर निकलते हैं, जहाज लेकर निकलते हैं, हो सकता हो कहीं रास्ता मिल जाए। फिर यहीं से ध्यान दीजिएगा, चलिए यूरोप को थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, ठीक है। यूरोप में देखते हैं पूरा ये ठीक है, यूरोप देखिए, वहां पर हमने पूरा देखा, यहां पर यूरोप वही है साथियों जो एक समय सबसे शक्तिशाली सा दुनिया पर राज करता था और सबसे मजबूत देश होते थे। वास्तव में पूरी दुनिया पर राज किया जिसने, इंग्लैंड ने, वो भी यूरोप का ही सदस्य था। तो ये देखिए यूरोपियन पूरा देश है, और इसी में हमारे भारत में 5 शक्तियां मुख्य रूप से आई, धीरे धीरे करके एक एक करके आई, और 5 के अच्छे आए थे, लास्ट में स्वीडन भी आया था, लेकिन हम 5 को पढ़ेंगे और उसमें से 3 मुख्य पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इन 5 में कौन कौन आए, वही सोच रहे हैं कि चलिए बाहर निकला जाए, लेकिन जा कहाँ रहे थे, पहुंच कहाँ गए, है ना, खोजने के चक्कर में जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अब देखिए यहां पर क्या था, ये देखिए पुर्तगाल, ये देखिए पुर्तगाल, ठीक है, ये पुर्तगाल छोटा सा देश, पहला पुर्तगाल। फिर देखिए फ्रांस, ये देखिए नीदरलैंड माने डच माने हॉलैंड, देखिए फ्रांस, हॉलैंड, और फ्रांस का सबसे बड़ा उस समय का दुश्मन ये इंग्लैंड, और उसके बाद डेनमार्क, ये डेन, ठीक है। 5 शक्तियां निकली थी, कहाँ, पहले तो ये निकले, पुर्तगाली निकले, ठीक है, पुर्तगाली निकले यात्रा करने के लिए, यात्रा करके कुछ और खोजने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और ये पहुंचते हैं कहाँ पर, भारत में। लेकिन जब वहाँ का ये सोना देखा, वहाँ की वैभव देखा भारत की, और आकर के यहाँ पर जब 60 गुना माल लेकर आता है, 60 गुना माल जितना जाता है, जबकि कुछ नहीं किया, उसके बाद भी 60 गुना माल लेकर आया, तब लोगों की आंखें चौड़ी हुई और धीरे धीरे सारी शक्तियाँ, पहले तो पुर्तगाल को देख के पुर्तगाली लोग मनमान आए, उसके बाद फिर, है ना, ये डच वाले आए, देखिए पहले नंबर पे ये आए, दूसरे नंबर पे ये आए, तीसरे नंबर पर आते ये अंग्रेज आते हैं, चौथे नंबर पर डेन आते हैं, और 5वें नंबर पर फ्रांस आता है। फ्रांस सबसे लास्ट में आते हैं। लास्ट में 2 ही शक्तियां बचती हैं, इंग्लैंड और फ्रांस, और इसी दोनों में 3 कर्नाटक युद्ध होता है। उसके बाद फ्रांसीसी भाग जाते हैं, ये लोग तो पहले ही भाग गए थे, फ्रांसीसी भाग जाते हैं, फिर लास्ट में यहाँ अंग्रेज रह जाते हैं, और जो कि हमारे ऊपर कैसा राज किया आप सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया यूरोप का एक छोटा सा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यूरोप, और ये मैंने बताया पुर्तगाल और ये स्पेन। देखिए पुर्तगाल और स्पेन बाद में सब मिक्स हो गए थे, आज फिर अलग हैं, लेकिन पहले अलग थे। फिर 1580 में स्पेन ने कब्जा कर लिया था, किस पर, पुर्तगाल पर, ठीक है, दोनों को बिल्कुल मर्ज हो गए थे। तो देखिए ये स्पेन और ये पुर्तगाल, तो पुर्तगाल से कौन चला, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा नाम सुना होगा सबने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत की खोज किया। आपको पता है भारत की खोज नहीं किया, भारत की सभ्यता हजारों सालों से थी, भारत में लोग थे, हर जगह लोग रह रहे थे, लेकिन इनके लिहाज से इन्होंने भारत की खोज किया या भारत जाने का रास्ता देखा, ठीक है। वास्को डिगामा निकलता है, देखिए ये समंदर है पूरा, निकलता है इधर, और यहां से स्पेन से कोलंबस इससे पहले निकलता है, ध्यान दीजिएगा, कोलंबस तो इससे पहले निकलता है 1492 ईस्वी में, इसके पहले निकलता है, लेकिन ये घबराते घबराते इधर चला जाता है और पहुंच जाता है अमेरिका, ठीक है। तो 1492 में कहा जाता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कहाँ का था वो, स्पेन का, ठीक है। अभी आपने देखा, फिर से बता रहा हूं, हाँ जितना कन्वर्ट, ये देखिए ये पुर्तगाल, ये स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल स्पेन, यहां से निकलता है, इधर चला जाता है अमेरिका, और इधर जो ये जो वास्को डिगामा निकलता है, यहां से चलते चलते देखिए इधर नहीं, अब इधर के रास्ता की बात हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा देखिए भूमध्य सागर, और इधर थोड़ा जगह है समुद्री, तो यहां से निकलते निकलते दक्षिण अफ्रीका, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को इधर करते करते ये यहां से आते 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 अब आता है कहाँ, ये भारत है। तो भारत के इसी मसाला द्वीप पर, माने केरला में पहुंचता है, केरल के राजा उस समय जमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया, और उन्हीं के साथ ये घात किया, ठीक है। घात किया, क्या किया अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब 1492 में कोलंबस निकलता है, अमेरिका की खोज कर लेता है, माने यूरोपियों की नजर में अमेरिका पहली बार आए, ठीक है।
लेकिन वास्को डी गामा जब निकलता है, ठीक है, वास्को डी गामा निकलता है तो यहाँ से आते आते यहाँ पर एक जगह है केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमा सांतरीप, यहाँ से होते हुए इधर से निकलता है और ये भारत में पहुंचता है। ठीक है, यद्यपि इसका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए ये जो भारत की इधर जो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण एशियाई, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ये तो यहाँ पर ये देखिए हमारा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, ये और ये मसाला व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। तो ज़्यादातर शक्तियाँ इधर आती हैं, यहाँ से मार के जब भागा जाता है तब ये भारत में आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक कॉमन वे में बता दे रहा हूँ क्योंकि आप जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बस उसमें देखिए ध्यान दीजिएगा। वास्को डी गामा पहुँचता है यहाँ पर और यहाँ के राजा रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब केरला में मैं बता दूँ, पहले जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो चेर वंश का शासन था, चेर वंश। तो 3 वंश हम लोग पढ़ते हैं, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तब ये 3 नाम बार बार आएंगे, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। ठीक है, चेर, चोल, पांड्य। तो चेर वंश का शासन था कहाँ? केरला में, पहले केरला में। लेकिन जैसे साम्राज्य जब विभाजन होता है तो बहुत से नए नए बनते हैं। जैसे एक समय था दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का राज था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के मारे जाते ही कितने लोगों ने सर उठा लिया और सब स्वतंत्र हो गया, सबका अलग अलग राज्य हो गया। आज़ादी के समय भारत में हमारे 563 या 565 राज्य थे, रजवाड़े थे, राजा अलग अलग, है ना। तो इसका मतलब अलग अलग क्षेत्रीय सब उभर जाते हैं जब एक केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, जब केंद्रीय सत्ता मर जाती है या विनष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर चेर वंश धीरे 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 समाप्त प्राय होने लगा जब, तो यहाँ पर 3-4 वंश निकलते हैं। ठीक है, 3-4 वंश निकलते हैं, उसमें है कोलम है ना, कोट्टम है, ठीक है, कोलम, कोट्टम, कोचीन है। ठीक है, ये सब केरला में। और एक है कालीकट। ठीक है, कालीकट। तो कालीकट ये भी राज्य उस समय था और सबसे मजबूत था, सबसे मजबूत पूरे। और यहीं का राजा था कौन? जमोरिन। जमोरिन साथियों, देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है साथियों, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर आप इतने स्लो में नहीं चलेंगे तो एक भी नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि तो बहुत डिटेल में जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार भूलेंगे, बार बार पढ़ेंगे भूलेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूं कि जिससे आपको बिल्कुल इजीली कहानी के तौर पर याद हो जाए। ठीक है, तो जमोरिन यहाँ का राजा था, कहाँ का? कालीकट का। जबकि केरल में कई और राज्य थे, कोलम भी था, कोट्टम भी था, कोचीन भी था। ठीक है, ये कोचीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा, कोचीन बंदरगाह। तो कालीकट का राजा जो था जमोरिन, उसने स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कहा कि भाई हमको यहाँ पर कुछ इजाज़त दीजिए, हमको कोठी उठी बनाने की, व्यापारिक कोठी। हम लोग जब तक फैक्ट्री बनाएंगे नहीं तब तक कहाँ अपना माल कहाँ रखेंगे, जो कमाएंगे खाएंगे, है ना। तो देने को तैयार तो था जमोरिन, दोस्ती तो हो गई थी। लेकिन वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग थे, माने इनके आने के पहले जो अरबियन कंट्री, साथियों देखिए भारत से सटे हुए ये जो अरबियन कंट्री हैं, माने इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये अफगान, ये इसको हम लोग बोलते हैं अरबियन कंट्री, माने मुस्लिम कंट्री जहाँ पर तेल बहुत होता है। ऐसे मुस्लिम कंट्री जहाँ पर तेल ज़्यादा होता है वो लोग हमसे पानी लेते हैं और तेल अपना बेचते हैं, और दुनिया के सबसे धनी लोग इसमें हैं। ठीक है, इसमें यूएई है ना, सऊदीया है, सब इसी में है। यह है हमारा अरबियन कंट्री, अरब देश। ठीक है, तो वहाँ के काफ़ी लोग पहले यहाँ से थे तो वो नाराज़ थे, उन्होंने थोड़ा सा कान भरा कि नहीं वास्को डी गामा ये पुर्तगाली लोग हैं, आएंगे आपको लूट के चले जाएंगे, है ना। तो इजाज़त नहीं दिया, वास्को डी गामा को कोई भी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त नहीं दिया। उसके बाद तब दूसरा जब आता है इनके बाद, ठीक है, दूसरा जब आता है ये पेड्रो अल्वर क्रेवल। ठीक है, पेड्रो अल्वर क्रेवल नाम, चाहे जैसे नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस इधर उधर हो जाता है लोगों का, पेड्रो अल्वर क्रेवल ये दूसरा पुर्तगाली यात्री आता है 13 जहाजी बेड़ों को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा यहाँ पर कब पहुंचता है? 1498 में। 1498 में चला जाता है 1500 में।
1500 में चला जाता है, 2 साल बाद चला जाता है। और जबकि केरल के राजा जमोरिन को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिला, दोस्ती दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको तो केवल बेनिफिट चाहिए था। उसके बाद भी उसने 2 साल में इतना व्यापार किया कि 60 गुना कमाया। और जब यहाँ से जा कर के यहाँ पर अपने पुर्तगाल में गया और बताया सबको कि 60 गुना बहुत ज़्यादा माल है, कहाँ, भारत में, वहाँ सब कुछ भरा हुआ है, चाहे सोना चांदी लीजिए, चाहे व्यापार बिजनेस, काली मिर्च, रेशम, जो भी सब भरा हुआ है, आप जाइए। तब वही दूसरा वाला आता है, पेड्रो अल्वर क्लेवर, 13 जहाजी बेड़ों को लेकर आता है, 13 जहाज, बड़े बड़े जहाज 13 लेकर आता है। और यहाँ पर कहता है किससे, जमोरिन से, कि रिक्वेस्ट करता है, मिलता है, उनको मनाता है, पटाता है और कहता है कि हमको एक व्यापारिक कोठी बनाने दीजिए। तो जमोरिन खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग अरबी लोग भड़काते रहते हैं, बट ठीक है। तो कालीकट में ही, ध्यान दीजिएगा, कालीकट में ही ये अपना शुरुआत कर दिया, क्या, कोठी बनाना शुरू कर दिया। यानी पहली कोठी अगर देखा जाए कालीकट में, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि बना नहीं, आधा बन के तैयार हुआ। तब तक तो अरबी लोग, ये जो अरबियन व्यापारी थे और जो व्यापारी थे, उन्होंने इतना कान भर दिया कि लास्ट में रुकवा दिया। कहा जमोरिन ने कि रोको, बंद करो, बस बहुत हो गया, ठीक है, अब नहीं बनाना है और यहाँ से भाग जाओ। तो उसने कहा कि भाई देखिए, ये गलत बात हो रही है, हमारा इतना पैसा खर्च हो गया, इतना हमने बना दिया, कालीकट में पहली कोठी बना रहे हैं, उसके बाद भी आप रोक रहे हैं। आया कब था ये, ध्यान दीजिएगा, ये आता है 1500 में, 1500 से 1505 तक रहता है, ठीक है, 1505 तक रहता है ये, ठीक है, 1500 से 1505 तक रहता है ये। कौन, पेड्रो अल्वर क्लेवर। यानी पहला कौन आया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वैसे यहाँ पर 3 बार आया था, मैं बता रहा हूँ, 1498 में आया, ठीक है, 1502 में आया और 1524 में आया। और साथियों ध्यान देना, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि तीसरी बार 5 सितंबर, माने शिक्षक दिवस, 5 सितंबर 1924 को ये कोचीन में ही मर गया और उसकी कब्र वहीं पर है, कोचीन में ही मर गया ये वास्को डी गामा, कोचीन में ही उसको दफनाया गया, ठीक है। तो कोचीन माने केरला। तो यहाँ पर कालीकट में बनाते बनाते रोक दिया गया, अरबियों ने कान भरा और इसने क्या काम किया, हो गया लड़ाई, अरबियों ने आक्रमण कर दिया और बहुत से पुर्तगालियों को मार भगाया। माने पेड्रो अल्वर क्लेवर के जितने जहाजी बेड़ा में जो पुर्तगाली लोग आए थे, व्यापारी के वेश में जो डकैत आए थे, लुटेरे आए थे, उनको मारकर बहुत लोगों की हत्या कर दी गई, बहुत लोगों को मारकर माने जहाज भी डुबो दिया गया। और उसने कहा, जमोरिन से हेल्प मांगा पेड्रो अल्वर क्लेवर ने कि नहीं भैया, थोड़ा सा आप मदद कीजिए, आप ये अरबी लोग हमको मार के भगा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। उसने कहा मैं असमर्थ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कौन, जमोरिन ने। अब उसको मजबूरन दूसरे राजा, केरल में ध्यान दीजिएगा, जो कोल्लम था, कोट्टम था, कोचीन के राजा यहीं पर। अच्छा, आपको एक और फिगर दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये कोचीन है ना। अब देखिए ये भारत है। अब यहां पर, यहां देखिए ये केरला, तो केरला में ये, अगर यहां पर आपका है कालीकट, यहीं पर कोचीन, तो वो बंदा कौन, माने पेड्रो अल्वर क्लेवर आता है कहां से, इधर से आता है, कोचीन के राजा के पास जाता है और कोचीन का पड़ोसी होने के नाते कालीकट से हमेशा लफड़ा चलता रहता था। तो उसने कहा कोचीन से कि भैया मेरी मदद कीजिए। कोचीन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चलो आ जाओ, मिल जाओ, हम लोग मिल करके आक्रमण करेंगे। कहाँ पर, कालीकट पर, ठीक है। अब उसको देखते हैं हम लोग मैप डायग्राम के थ्रू। तो इतना एक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगा कि पहले वास्को डी गामा आया, जमोरिन से दोस्ती वगैरह हुई और कमा धमा के 60 गुना लेकर गया। उसके बाद पेड्रो अल्वर क्लेवर आता है और वह किला बनाना शुरू तो करता है, किला बने कोठी बनाना, व्यापारिक कारखाना बनाना शुरू करता है। कहाँ, कालीकट में, लेकिन होता नहीं पूरा। अच्छा, जब भी आपको सवाल आए कि सबसे पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी, तो ध्यान दीजिएगा वो नहीं थी कालीकट। हाँ, शुरुआत था लेकिन बनी नहीं थी, इसलिए उसको पहला नाम नहीं देंगे, ठीक है। पहला कोचीन में ही बनाता है वो, कोचीन के राजा से ही दोस्ती हो जाती है, ठीक है। चलते हैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा
कि एक भी चीज कहीं भटके ना। देखिए मैंने इसको बनाया हुआ है, अब इसके माध्यम से हम लोग चलेंगे इजीली। आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया? अब चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्को डिगामा हमने देख लिया, वास्को डिगामा हमने देख लिया कि ये कब आया, 1498 में आया, ठीक है, 1498 में आया। और उसके बाद यहां पर पुर्तगालियों और माने भारत में 3 युद्ध होते हैं, पुर्तगाली और भारत में 3 युद्ध होते हैं, और तीनों युद्ध बहुत जरूरी है। लोग नॉर्मल तो जान लेते हैं, बट ये तीनों सीरियल से जब आ जाता है तो घबरा जाते हैं। साथियों आपको लगेगा कि बहुत बड़े नहीं जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट है कि आप 13 बार पढ़ेंगे याद नहीं होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक ही बार में थोड़ा सा डिटेल भले जाए लेकिन आपको याद हो जाए। चलिए, तो कोचीन, चौल और दीव, चलिए ये 3 युद्ध होते हैं पुर्तगाली और भारत में। भारत माने अब आप उसको जमोरिन कह सकते हैं। उस समय केरला में ही वो आया था। केरला का जो कालीकट का राजा जमोरिन था, उसी जमोरिन से 3 दिन युद्ध हुआ, है ना। अब देखते हैं कौन कौन। तो कोचीन युद्ध हुआ था 1503 और 1504 में। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य नहीं आए थे, अभी हमारे यहाँ बाबर नहीं आया था। बाबर तो 1526 में आता है। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में आता है, जीतकर यहाँ पर राज करने लगता है, लेकिन अभी तक नहीं। ये चौल जो है, चौल का युद्ध, चौल है महाराष्ट्र में, चौल है महाराष्ट्र, चौल का युद्ध, ठीक है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, 1508 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और दीव का युद्ध, दीव, दमन दीव, है ना, आपको पता है, ये था 1509 में युद्ध हुआ था। और यही वो साल साथियों, आपने नाम सुना होगा, चलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूं, विजयनगर। यही वो समय है जब विजयनगर का महान प्रतापी राजा कृष्णदेव राय का काल प्रारंभ हुआ था। कृष्णदेव राय, जिसने नाम सुना हो उसके लिए ढेर सारी शुभकामना, जिसने नाम नहीं सुना हो, पहले तो बड़ा अजीब है कि भारत में इस व्यक्ति का नाम नहीं सुना हो, और नहीं सुना हो तो आज मैं थोड़ा बहुत बताता हूं। कृष्णदेव राय सबसे पहला जो जानने का स्रोत है, इनको लोग जानते हैं, है ना, कॉमेडियन, जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे, तेनालीरामा। जिस प्रकार से अकबर के नवरत्न थे हमारे तानसेन जी, है ना, बीरबल जी, उसी प्रकार कृष्णदेव राय महान महान शासक थे, दक्षिण भारत के महान शासक थे। और इनके बहुत बड़े व्यंग रत्न थे। कौन? व्यंग रत्न माने व्यंग करने वाले, हंसाने वाले, मस्ती करने वाले, दिमाग के तेज। अब वो चाहे कहानी किस्सों में हो चाहे जैसे हो, लेकिन तेनालीरामा इन्हीं के दरबार में रहते थे। और ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण भारत में है कर्नाटक, और ये है केरला, अभी हमने देखा ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। 5 ही तो प्रदेश है दक्षिण भारत में। तो कर्नाटक में 2 जगह बहुत मशहूर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक है बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, है ना, और एक था ये क्या, विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। अब बीजापुर तो आज है, पहले हम विजयनगर को पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, कर्नाटक का विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जहां का राजा, वैसे 3 वंश हुए, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, लेकिन तुलु वंश का एक ऐसा महान राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने पूरे लगभग दक्षिण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था और इतना जबरदस्त राज किया। आज भी जो उनका हम्पी साम्राज्य है, उसके जो खंडहर हैं, लोग टूर पर जाते हैं, देखने जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यद्यपि किया था 1336 में हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, हरिहर और बुक्का ने किया था, लेकिन उसका सबसे महान राजा कृष्णदेव राय हुआ। और कृष्णदेव राय विजयनगर का साम्राज्य था, और वही 1509 में ही उनका शासन प्रारंभ हुआ था। इसका मतलब कि कहीं न कहीं से कृष्णदेव राय का उसमें दखल होगा जरूर। और दूसरी बात, जब बाबर यहां पर आता है 1526 में, ध्यान दीजिएगा, सन ईस्वी पर बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा क्रम जानिए बस, बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं 3, 4, 5, 6। तो 1526 में जब आता है बाबर, तो वो कहता है कि पूरे भारत में सबसे महान और सबसे बहादुर राजा इस समय अगर कोई है तो है कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। मैंने थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड बताया, इसी बहाने ये सब आते रहते हैं पेपर में छोटे छोटे प्रश्न में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। 1336 में हक्का बक्का ने किया, माने हरिहर और बुक्का, और विद्यारण्य, है ना, और सायण, 2 कवि थे, उनकी सहायता से इन्होंने किया, ठीक है। इनको उठा के लेके चला गया था दोनों को, कौन, मोहम्मद तुगलक, ये सब। चलिए, वो
प्रासंगिक होगा तभी, जब उस पर चर्चा होगा तभी मजा आएगा। तो 1509 में ये 3 युद्ध हुआ। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं 4-5 जो मुख्य हमारे पुर्तगाली आए थे वो जानिए, जहां से सवाल खुद बनता है। ठीक है, तो पहले कौन हो गए? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है, ये कब से कब तक आया था? ये 1498 से 1500, ठीक है, फिर आया 1502 में आया, फिर आया 1524 में और यहीं पर मर गया। ठीक है, ये रहा, लेकिन इसका असली काल यही 2 साल माना जाता है, 1498 से 1500। ठीक, पहला। दूसरा है हमारे पेड्रो अल्वर क्लेवर। ठीक है, पेड्रो अल्वर क्लेवर। पेड्रो अल्वर क्लेवर ये आया 1505 से 1500 से 1505 तक यहां पर रहा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1500 से 1505 तक ये रहा यहां पर। अभी मैंने चर्चा किया कि किस प्रकार से इसको अरबियों ने मार के भगाया, बहुत ज़्यादा मार दिया, इसके काफ़ी जहाजी बेड़ों को नुकसान किया, पुर्तगालियों का कत्ल किया, और वह डायरेक्ट चला गया कहाँ? कोचीन के पास चला गया। कोचीन के पास, कोचीन के राजा। अच्छा, कोचीन के राजा उसमें कौन थे? तिरुमपारा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। तीसरे थे कौन? अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा ये थे 1505 से 1509। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली शासक का, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, ये गवर्नर बन के आया। उसने सोचा कि चलिए भारत पर अब राज किया जाए। बहुत दिनों तक राज करने की पॉलिसी के तहत गवर्नर की नियुक्ति किया जाए, जिससे राजनीतिक पकड़ धीरे धीरे भी मजबूत होती रहे। तो अल्मीडा ये था। और चौथा सबसे महान इसमें का कौन था? अल्बुकर्क। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। और पांचवा नीनो डी कून्हा। ठीक है, नीनो डी कून्हा। मैं पांचों बता दिया। इसने बस एक ही चीज किया था कि अभी तक जो यहां वहां रहता था, इसने सीधे सीधे गोवा तक पहुंचा दिया। आज आपको पता है गोवा में सबसे ज्यादा पुर्तगाली शासन रहा है। यहां तक कि हमारे आजादी के बाद भी गोवा आजाद नहीं था। 1961 में जाकर गोवा आजाद हुआ है। तो वहां पर पुर्तगालियों का साम्राज्य था। आज भी आप पुर्तगाली झलक देखेंगे हर गली गली में, हर जगह पर। तो वहां लाने का श्रेय अगर किसी को राजधानी था तो ये था कौन? नीनो डी कून्हा। हम लोग इसको बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे ये पेड्रो अल्वर क्लेवर। ठीक, इसको आप नोट करते जाइएगा। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वर क्लेवर, अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कून्हा। ठीक है, अच्छा हाँ, अल्बुकर्क कब से कब तक थे? 1509 से 1515 तक। ठीक है, 15 तक। और इसका तो 1529 से 1538। बीच में और भी लोग आते हैं, लेकिन जो जरूरी है, जो जानने लायक है, बस उसी को हमको जानना है। ठीक है, नीनो डी कून्हा। ये 5 हो गए। धीरे धीरे इनके बारे में चलते हैं। पहले इसको देखते हैं, पेड्रो अल्वर क्लेवर 1505 से 1509 तक। ठीक है, 1500 से 1505 तक। ठीक, 1505 तक। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया अभी, पेड्रो अल्वर क्लेवर कालीकट पर जाता है, अरबियों से लफड़ा होता है, अरबी इसको कत्ल मर्डर करते हैं, मारते भगा देते हैं। अब वो चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो केरला है, ये केरला ये है, यहां पर कोचीन और यहां पर कालीकट। तो कोचीन का राजा जो था तिरुमपारा। ठीक है, तिरुमपारा, यहां पर उसने सोचा कि चलिए मैं मदद करता हूं पुर्तगालियों का। आया कौन? पेड्रो अल्वर क्लेवर। और यहां पर यह था कालीकट। कालीकट का जमोरिन था ही। ठीक है, कालीकट का जमोरिन था ही। इसने कहा कि चलो बेटा जाओ, तुम जितना उछलना है उछल लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो यहां पर बना लिया कौन? पुर्तगाली लोग अपना एक बेड़ा बना लिए बढ़िया से। देखिए सब समुद्री किनारे पर है, इसलिए सामुद्रिक लड़ाइयां बहुत होती हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने तिरुमपारा माने कोचीन को मिला करके एक बड़ी सी सेना तैयार की। पुर्तगालियों के पास तो छोटा सा बेड़ा था, उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे, अरबियों ने मार दिया था। तिरुमपारा के पास भी ठीक ठाक सेना थी, लेकिन इनके पास लगभग बहुत बड़ी सेना थी। ये जो है 50,000 सेना लेकर के आते हैं। ठीक है, 50,000 बहुत बड़ी सेना लेकर के आते हैं। लड़ाई होती है, कौन सी लड़ाई? ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कोचीन का युद्ध। ठीक है, कोचीन का युद्ध। अब समझिए कि कोचीन में ही आएंगे। ठीक है, कोचीन में हुआ, कब हुआ? छोटी सी टाइम पीरियड, तो बस लास्ट के 1503 से शुरू हुआ, बिल्कुल
और अंतिम में 1504 में, ठीक है, 5-6 महीने ये लड़ाई चली थी, बहुत भयंकर लड़ाई थी। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले जब लड़ाई हुई तो 50,000 की सेना, समझिए 50,000 की सेना और ये छोटी सी सेना, इन दोनों में भिड़ंत हुई। फटाफट बता रहा हूं मैं, भिड़ंत हुई और ये दोनों हार गए। हार गए, कौन जीत गया? ये कालीकट वाले, कालीकट के जमोरिन जीत गए, ठीक है, जीत गए, भयंकर ढंग से जीत गए। हालांकि बहुत मार्जिनल विक्ट्री मिली और यहां पर वो लोग पहुंच नहीं पाए, ठीक है, यहां पर पहुंच नहीं पाए। उसके बाद चले गए, छोटी सी विक्ट्री हुई, चले गए, ठीक। अब सोचिए कि 1503 में ये लड़ाई होती है और 1504 तक चलती है, ठीक है। शुरू में तो जमोरिन जीतता है, शुरू में जमोरिन जीतता है, बड़े भयंकर आक्रमण करता है। आप सोचिए 50,000 सेना के साथ आक्रमण करता है, लड़ाई होती है और जीत जाता है। तो इसने क्या काम किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने तिरुमपारा से कहा कि बच्चा, अब तुम हार चुके हो, जरा से पुर्तगाली जनरलों को जरा से मुझे सौंप दो तो मैं बताऊं, इनको औकात दिखाऊं कि हमारे खिलाफ आक्रमण किए हैं। तो इसने कहा नहीं भाई, हम दोस्त हैं, हम नहीं सौंपेंगे, पुर्तगाली जनरलों को बिल्कुल नहीं सौंपेंगे। उसने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो कुछ दिन बाद ये फिर चले गए, ठीक है, चले गए माने भाग गए, माने हट गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उस पर कब्जा करके बैठ गए, बस केवल युद्ध में जीते थे। बहुत मार्जिनल विक्ट्री थी, बहुत छोटी सी जीत थी, इतनी बड़ी सेना लेकर के। लेकिन चूंकि पुर्तगालियों का जो युद्ध नीति थी जबरदस्त था, छोटी सेना के साथ बहुत भयंकर लड़े, पठारी। उसके बाद ये इसकी ज्यादा सेना कहां थी? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। वहां से सेना मंगवाता है, धीरे धीरे और भी सेना मंगवाता है कि बस मौका अच्छा मिल गया है, कोचीन का राजा हमारा साथी है ही और बढ़िया से हम लोग हमला करेंगे। और इधर ये कालीकट में जमोरिन आके यहाँ पर भी इसने अपने आप को बिल्कुल पुनर्गठित करना शुरू कर दिया और सेना इकट्ठा किया, है ना। अभी देखिए चल ही रहा, अभी कोचीन का युद्ध असली नहीं हुआ है। ये 84,000 सेना लेकर आता है, बहुत बड़ी सेना लेकर, और इसमें भी ठीक ठाक सेना थी। फिर से यही अब असल युद्ध होता, कोचीन का युद्ध 1503 वाला। तो वहीं पर एक वेम्बनाड झील है साथियों, बड़ी लंबी कहानी है इसकी, लेकिन मैं खाली फैक्ट चीज आपको बता दो। वेम्बनाड झील, अब सोचिए झील है, झील के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें छोटा सा गैप है केवल रास्ता के लिए। उस बगल सेना जमोरिन की और इस बगल पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों ने ऐसी चाल चली, वही जैसे मान के चलिए कारगिल वाला, कि पाकिस्तानी ऊपर बैठे हुए थे, हम लोग वो नीचे से जा रहे थे, वो हमको एक एक लोगों को देख रहे हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्थर भी गिरा देते थे तो मर जाते थे हमारे भारतीय सैनिक, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे। वही हाल था कि पुर्तगाली और ये तिरुमपारा माने कोचीन के लोग बड़े सुरक्षित जगह पर थे, और इन्होंने धीरे धीरे मारना शुरू किया। इतनी बड़ी सेना में बहुत कई हजार लोग मारे गए। युद्ध की बड़ी बहुत बेहतरीन व्याख्या, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में इनके जान लीजिए मात्र 1000 लोग मारे गए होंगे पुर्तगालियों के, इनके तो कालीकट के बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, हार गए और हार कर भग गए, ठीक है, बुरी तरह। अभी जमोरिन मरा नहीं है, इनके तिरुमपारा का बेटा नारायण भी लड़ा था खूब जमकर, उसका भी जिक्र आता है। बट आपको ऊपर इतना जानना है कि कोचीन का युद्ध 1504 में हुआ, 1503-4 में हुआ। उस युद्ध में पुर्तगालियों ने कोचीन के साथ मिलकर के कालीकट के राजा जमोरिन को हरा दिया। जमोरिन चले गए, ठीक है। अब जब जमोरिन चले गए, हार गए, तो क्या होगा? खिसियाए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब क्या करेंगे? कहीं न कहीं जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये महाद्वीप मैंने बताया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, मान लीजिए इंग्लैंड है यहाँ पर, इंग्लैंड, ठीक है, और ये अफ्रीका, ठीक है, और ये एशिया हमारा है, ये हमारा भारत, ठीक है। अब देखिए यहां पर युद्ध एक होता है चौल का युद्ध। चौल का युद्ध 1508 में होता है। कैसे होता है? अब जब खिसिया रहा है वो, चलिए इसके हिसाब से चलते हैं। कोचीन का युद्ध हुआ। कोचीन का युद्ध कब हुआ? 1503 और 4 में, ठीक है। इसमें कौन जीता? पुर्तगाल जीते। फैक्ट्री 1 और 2, ठीक है। फैक्ट्री उसने बनाया, कहाँ बनाया? पेड्रो अल्वालकेबल ने पहली फैक्ट्री, ध्यान दीजिएगा, पहली फैक्ट्री बनाया कोचीन में, वास्तविक फैक्ट्री बन गई, ठीक है, वास्तविक। और दूसरी कन्नूर में, वहीं पर बगल में कन्नूर में।
यानी अगर आता है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में बनाया और दूसरी फैक्ट्री 1505 में बनाया, ठीक है। तो ये कोचीन और कन्नूर स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? कालीकट में। कालीकट कहाँ है? केरला में। ये सारी चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी, आप 1000 बार पढ़े होंगे, भूलते रहे होंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा। तो कोचीन में पहली कोठी बनाया व्यापारिक कोठी, दूसरा कन्नूर में बनाया 1505 में, हमने बताया फैक्ट्री 1 और 2। अब वास्को डी गामा के मित्र मैंने बताया 1524 में 5 सितंबर को हुआ। कहाँ पर? कोचीन में ही हुआ, ठीक है। कोचीन में ही उसकी कब्र भी है वास्को डी गामा की, ठीक है। बहुत बार पेपर में आ चुका है। चलिए, अच्छा, अब आता है अल्मीड़ा। अभी मैंने क्या बताया कि 1505 में आया और 1509 तक आता है अल्मीड़ा, पहला गवर्नर बनके पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनके आता है कौन? अल्मीड़ा। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मीड़ा आता है गवर्नर बनके, ठीक है। और जब उसने देखा यहाँ पर, अब तो देखिए 4 तक युद्ध हुआ, 5 में वो चला गया। कौन? पेड्रो अल्बरक्लेबर। अब आता है कौन? अल्मीड़ा आता है। बहुत बड़ा मान लीजिए ये गवर्नर तो था ही, बहुत बड़ा एक संस्थापक का पूर्वगामी था। संस्थापक, सबसे बड़ा संस्थापक तो अल्बुकर्क थे, लेकिन अल्मीड़ा ने नींव डाली, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। ये आता है और सारी परिस्थितियों से देखता है कि अभी जमोरिन हारा है, घायल है, फनफना रहा है, बिल्कुल फड़फड़ा रहा है युद्ध करने के लिए। उसने कहा चलो बेटा, वो भी तुम्हारी बात मानते हैं, अल्मीड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अच्छा, तो अल्मीड़ा, अभी ये हमारी, अब अल्मीड़ा के कुछ चीज़ें दिखा दें आपको, तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी। इधर देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड है। आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, नोट भी किया होगा, नोट करते जाइएगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे नोट्स किया जाए, और जब सब्जेक्ट जब पढ़ाता हूँ तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर जितना बोलते हैं आप सब नोट किया जाए। नहीं भाई, आप अपने स्टाइल में नोट करिए, एक एक लाइन, है ना, 1 लाइनर करिए आप। अब पता चले कि एक एक लाइन अगर नोट करेंगे तब तो बहुत बड़ी किताब बन जाएगी। वो क्या करेंगे उतना लेके, ठीक है। तो ये देखिए, तो अल्मीड़ा जब आता है कब? 1505 में, ठीक है। 1505 में आता है तो उसने पॉलिसी अपनाई थी, कौन? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, हिंदी में आएगा शांत जल नीति, है ना। बार बार पेपर में आता है कि किसने अपनाया था? अल्मीड़ा। अल्मीड़ा कहाँ का था? पुर्तगाल का पहला गवर्नर था, पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। गवर्नर इसलिए बनाया गया कि धीरे धीरे अब सिस्टमेटिक ढंग से भारत पर राज किया जाएगा, वहीं पर रहा जाएगा, गवर्नर बना के भेजा। तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई, माने कि देखिए अब हिंद महासागर, ये देखिए भारत, तो भारत के इधर भी ये क्या है? हमारा इंडियन ओशन है, माने हिंद महासागर है। तो उसने सोचा कि 3 जगहों, अरे मतलब ये पूरे हिंद महासागर पर राज करना है। इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब पर हम लोग राज करें, इधर भारत पर, इधर माने अरेबियन कंट्री तक। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इस साम्राज्य पर, इस हिंद महासागर पर हमारा राज हो। कोई भी चले यहाँ से तो हमको टैक्स देकर चले, कोई भी निकले यहाँ से तो बिना हमारी इजाजत के न निकले। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाया? अल्मीड़ा ने, ठीक है। हालांकि उसको खत्म किया किसने? अल्बुकर्क ने। लेकिन खत्म क्या किया? वो तो राज करना चाहता था, खत्म क्या करना, केवल नाम को खत्म किया, जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ कब्जा किया था उसने। चलिए, यद्यपि कब्जा किया अल्बुकर्क ने, लेकिन अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाया? 1505 में अल्मीड़ा ने। उसके बाद होता है चौल का युद्ध, ठीक। चौल का युद्ध, चौल माने महाराष्ट्र, और ये होता है 1508 में, ठीक है, 1508 में। अब हम देखते हैं चौल क्या है। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर एक देश है इजिप्ट, इजिप्ट माने मिस्र, ठीक है, मिस्र। और जस्ट इसी से सटा हुआ ये देखिए, ये इटली, यहाँ यूरोप में, ये यूरोप में। इटली की राजधानी कौन था? वेनिस, ठीक है, वेनिस। पुर्तगालियों के आने से इन दोनों को बड़ा कष्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि मिस्र माने इजिप्ट, आज के हिसाब से इजिप्ट कहा जाता है। तो चलिए एक कम से कम युद्ध देख लें, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिस्र
कि दोस्ती भी थी किससे, भारत के जमोरिन से। जमोरिन जब हारा तड़फड़ाता हुआ ये जाता है यहाँ पर, कहता है कि जब देखता है कि इन लोगों का भी बढ़िया व्यापार भारत में नहीं हो पा रहा है, पुर्तगालियों के आने से वो लोग कब्जा कर रहे हैं, काली मिर्च का व्यापार हो रहा है, चाहे जिस चीज़ का व्यापार हो रहा है ना। उस समय मसालों का व्यापार सबसे ज़्यादा था, बहुत पैसा था उसमें। तो उस पर देखा कि इजिप्ट माने मिस्र के लोगों का भी जो अधिकार था वो लगभग ख़त्म हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये भाई साहब भाग करके आते हैं, कहाँ, जमोरिन साहब इजिप्ट में भाग करके आते हैं। और यहाँ कौन थे, मामलूक वंश, ठीक है, मामलूक वंश के राजा रहते थे, ठीक है, उस समय मामलूक शासक रहते थे। और इनका इनसे संपर्क था वेनिस से, माने इटली से। इटली वही, इटली का तानाशाह मुसोलिनी, वही इटली, रोम जूलियस सीजर वाला इटली, वही इटली सोनिया गांधी वाला इटली, ठीक है। तो इटली की बड़ी खूबसूरत विशेषता है, वही इटली दुनिया का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी उसी इटली के बीच में है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कहा जाए कि ईसाइयों का अगर कहीं है जगह तो वो वेटिकन सिटी में है ना, पोप वगैरह वेटिकन सिटी में रहते हैं। इटली बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो वेनिस, ये भी सब साथी थे, वेनिस इधर साथी था, इधर ये साथी था, उधर जमोरिन मिल गया। तो कौन कौन हो गया, जमोरिन प्लस मामलूक, ठीक है, मामलूक और प्लस ये वेनिस, ठीक है, वेनिस। इसने कहा कि चलो हमला करते हैं। कहाँ, हमारा नुकसान कितना कर रहा है। ये गुजरात में सब करते थे, ठीक है, गुजरात माने भारत में, तो गुजरात में व्यापार करते थे। तो धीरे धीरे गुजरात में भी अब सब हर जगह ये सब चढ़ने बढ़ने लगे। इधर भी ये लोग इधर व्यापार करने आते थे, तो सबका नुकसान होने लगा। तो कि चलो भैया तीनों सेनाओं को मिला लिया, तीनों लोग मिल गए। तो मामलूक ने कहा कि भैया देखो, हमारे पास तो बहुत बड़ा भूमध्य सागर है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा समुद्री युद्ध नीति नहीं आती, हमको बहुत ज़्यादा नहीं आती। तो वेनिस ने कहा चलो भाई, हम लोग तो राजा हैं, माहिर हैं, उसी यूरोप के हैं और यूरोपियन माहिर है। तो इसने, वेनिस वालों ने इनको सिखाया और इसने कहा कि भैया अच्छा, हमको टैक्स में हम छूट दे देंगे, चलो हमको तुम सिखा दो, हम टैक्स में छूट दे देंगे। तो वेनिस वालों ने इनको लड़ना सिखाया जहाज पर, पानी में, और इजिप्ट वालों ने माने मिस्र वालों ने थोड़ा टैक्स में छूट दे दिया, आपस में सब समझौता किए। इधर गुजरात में, चलिए गुजरात जाने जब, इधर गुजरात में अब देखिए, इधर हमारे इधर कहानी शुरू हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। ये देखिए, हमको पता है ये दमन और दीव, ठीक है, दमन दीव। चलिए बहुत ज़्यादा इस पर नहीं समझते, बस इतना जानिए कि गुजरात के शासक उस समय कौन थे, महमूद बेगड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो गुजरात में भी लोगों ने गुजरात को भी कहा कि भाई तुम भी अपनी सेना लेकर मिल जाओ, ये जान रहे हो आपको भी बर्बाद कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। तो गुजरात डरते डरते वो भी शामिल हुआ कि काश ये लोग हार जाए, पुर्तगाली जीत जाए तो हमारा क्या हाल करेंगे, ठीक है। तो चलो मिल गई, ये सब भी, गुजरात भी मिल गया उसमें, ठीक है, मिस्र भी मिल गया, वेनिस भी मिल गया, जमोरिन भी मिल गया। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र में यहीं पर एक जगह है चौल, देखिए एकदम बॉर्डर पे ही चौल पर आते हैं। और 1508 में भयंकर युद्ध होता है, चौल की लड़ाई होती है, ठीक है, चौल की लड़ाई होती है। और किससे होती है, अल्मीड़ा से, ठीक है, अल्मीड़ा, चूंकि उस समय था अल्मीड़ा, हमने देखा कि 1505 से 1509 तक है, कौन, अल्मीड़ा। चौल का युद्ध होता है। चौल के युद्ध में अब आप कल्पना करिए कौन जीता होगा। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां आ रही हैं, तीन तीन शक्तियां आ रही हैं, इटली की शक्ति आ रही है, मामलूक वंश आ रहा है मिस्र का, उसके बाद गुजरात भी है, ठीक है, उसके बाद जमोरिन की इतनी बड़ी सेना है। चारों लोग मिल करके 1508 में लड़ते हैं, किसके खिलाफ, अल्मीड़ा के खिलाफ, और बड़ी बुरी तरह हराते हैं। बुरी तरह तो नहीं हराता, लेकिन हरा देते हैं, किसको, अल्मीड़ा को, यानी पुर्तगालियों को हरा देते हैं। कोचिन भी सपोर्ट करता, लेकिन हारते हैं। यहां तक कि अल्मीड़ा का पुत्र जो था उसको हत्या कर दी गई, अल्मीड़ा के पुत्र को मार दिया गया, कई पुर्तगाली बेड़े को डुबो दिया गया, डुबो दिया गया, ठीक है, और हार गए। हारने के बाद लेकिन वो लोग, बस इतना था कि यहाँ कालीकट से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कोचीन तक नहीं पहुँच पाए, इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी, इतना बड़ा दम नहीं था कि यहाँ पर पहुँच पाए। फिर कुछ दिन बाद चले गए, कौन, कालीकट वाले, कालीकट माने जमोरिन कालीकट चला गया। और इधर पुर्तगाली एकदम खोले हुए थे, पगलाए हुए थे,
और बस उसी समय 1509 में आ गया कौन, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क आ गया क्योंकि उसकी विदाई हो गई, किसकी, अल्मीडा की। अब जब आप हारोगे, बड़े बड़े युद्ध हारोगे, तो पक्का है कहीं न कहीं से आपके ऊपर दबाव बनेगा, और उसके बाद पुर्तगाल से दबाव बना और उनको लौटा लिया गया। चलो भागो। अब आता अल्बुकर्क, वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक आता है, और उसने कहा ठीक है बेटा, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये सारी सेनाएं पहले कहाँ आई थी, दीव में। दीव से कहाँ आती है, चौल में। चौल में युद्ध होता है। चौल के युद्ध में तीनों सेनाएं प्लस गुजरात चारों मिलकर के हराते हैं किसको, पुर्तगाली अल्मीडा को। अल्मीडा के पुत्र की हत्या भी कर देते हैं और अल्मीडा के जहाज को डुबा भी देते हैं, काफी पुर्तगालियों के जहाजों को डुबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्बुकर्क आता है। इसने कहा कि चलो ठीक है, ये क्या काम किया, इसने हमला किया कहाँ, दीव पर। ठीक है, दमन दीव ये गुजरात का, तो दीव पर हमला करता है। तो 1509 में अब होता है दीव का युद्ध होता है। ठीक है, दीव का युद्ध। ठीक, और इसमें इतने बेहतरीन रणनीति के साथ लड़ता है वो कौन, अल्बुकर्क। बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ, कोचीन तो उसके साथ था ही, और बुरी तरह हराता है किसको, जमोरिन को बिल्कुल ले लेता है कायदे से। ठीक है, यानी यहां पर अधिकार कर लेता है जमोरिन। बाद में ये होता है कि जमोरिन की हत्या भी हो जाती है, लेकिन जमोरिन भी सरेंडर कर जाता है, अपने भांजे को सत्ता देकर चला जाता है। उसकी बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं। जिस दिन मैं कभी वास्को डी गामा के बारे में बताऊंगा, उसकी जीवनी के बारे में, उस दिन बता दूंगा जमोरिन का लास्ट में क्या हुआ। अभी इतना जानिए कि 1509 में दीव दमन और दीव यानी गुजरात का दीव का युद्ध हुआ, और इस दीव के युद्ध में अल्बुकर्क ने हराया किसको, जमोरिन को हराया, और उन तीनों संयुक्त सेनाओं को भी हराया। ठीक है, बाद में बदला लिया, बड़ा हरजाना लिया, खूब हरजाना लिया। जितना बदमाशी किया था मामलूक लोगों से कि तुम वहां से आ रहे हो, दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हो, यहां पर गुंडे दिखाने, फिर उसने काफी ज्यादा वसूल किया, सबसे वसूल किया, युद्ध का हरजाना वसूल किया। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 युद्ध हुआ। कोचीन के युद्ध में कौन जीता, जमोरिन जीता शुरू में, फिर हार गया। ठीक है, गया, हेल्प लिया। दूसरा, चौल के युद्ध में बकायदे जीत गए वो जमोरिन। ठीक है, तीसरे युद्ध में दीव में पुर्तगालियों ने हरा दिया किसको, जमोरिन को और संयुक्त सेनाओं को। इसका मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क के बारे में भी कई चीजें हैं जानने लायक, या उसके बाद जितने ये डायग्राम है हम लोग देखेंगे। एक और युद्ध होता है गोवा। चूंकि साथियों चलिए, इसको तो मैं बताने जा ही रहा था। चलिए, ये अफ्रीका वाला देखिए, ये अफ्रीका का इजिप्ट है। ठीक है, जो मैंने डायग्राम से, मेन डायग्राम से बता दिया, तो करना है। अफ्रीका, ये यहाँ से आते हैं कहाँ, भारत में, और इधर ये जो इटली है यहाँ से आते हैं यहाँ भारत में। ठीक है, और लड़ाई होती है कहाँ, चौल का युद्ध, फिर उसके बाद दीव का युद्ध। चौल में जीतते हैं, युद्ध दीव में हारते हैं, सब भाग जाते हैं। ठीक है, अल्मीडा की खासियत क्या थी, अब देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी, चौल का युद्ध, दीव का युद्ध। अब अल्बुकर्क गोवा का, है ना, इसने क्या काम किया, गोवा पर कब्जा किया। और छोटा सा अच्छा बता दे रहा हूं, 1510 में, चलिए इसको बता नहीं रहा हूं, बस ये जान लीजिए, इसको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। 1510 में इसने गोवा पर कब्जा कर लिया, और गोवा पर उस समय किसका शासन था, इब्राहिम आदिल शाह का शासन था। ठीक है, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बढ़िया से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और एक बार स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जीवन में फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे जिस भी किताब को पढ़ेंगे, चुटकियों में आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, गोवा, मलक्का पर भी कब्जा कर लिया 11 में, 1515 में हारमुज पर भी। अब ये हारमुज बंदर का, हाँ थोड़ा सा केवल आपको बता दूं कि ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था अल्मीडा ने, उसको कहने के लिए तो खत्म कर दिया किसने, अल्बुकर्क ने। अगर आपको एक 1 लाइन का सवाल आता है कि किसने खत्म किया, अल्बुकर्क ने, लेकिन इसने बहुत बड़ा फैला दिया। क्या, इधर देखिए, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में यहां पर, और ये मलेशिया है, तो इसके बीच में एक जल संधि है, वो है मलक्का जल संधि। ये मलक्का पर भी कब्जा कर लिया यहां पर किसने, अल्बुकर्क ने। भारत में यहां गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। और यहां जो ये एक और जल संधि है, वो है हारमुज जल संधि, हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। हारमुज माने ये यूएई और इधर ईरान के बीच में ये फारस की खाड़ी, हारमुज माने इस पर कब्जा कर लिया, यहां पूरा हो गया कब्जा, इस पर कब्जा कर लिया, इधर पूरा कब्जा कर लिया, गोवा पर कब्जा कर लिया, तो इधर माने पूरे ब्लू वाटर पॉलिसी को विस्तार किया इसने। ठीक है,
विस्तार किया, इसने पूरे हिंद महासागर पर इसका कब्जा हो गया। पूरे हिंद महासागर पर किसका? पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। और अल्बुकर्क को इसीलिए कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने हारमुज जल संधि पर भी कब्जा कर लिया, हारमुज जल संधि का एरिया। इसने मलक्का जल संधि, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है, उस पर भी कब्जा कर लिया। और गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 4 युद्ध हो गया। कौन कौन? कोचीन का युद्ध, चौल का युद्ध, दीव का युद्ध, गोवा का युद्ध। ठीक है, 4 युद्ध मेन हो गया। और ये सारा चीज करने के बाद जान लीजिए पुर्तगाली यहां पर लगभग ठीक ठाक से आ गए। तो इसलिए कहा जाता है अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक। ठीक है साथियों, कैसा लगा बताइएगा जरूर। ठीक है, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट कर दिया करें, मैं उसको दूसरे क्लास में इंक्लूड कर लिया करूंगा। ठीक है, नमस्कार।